हाँ, रिलेटिव मोशन जो हम लोग पढ़ रहे थे आज इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे। लास्ट क्लास तक आपने ये लर्न कर लिया है कि किस तरह से रिवर को क्रॉस करना होता है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम कैसे चलना होता है, वो सारे क्वेश्चंस। और उसके बाद हम लोग रेन और मैन वाली प्रॉब्लम कर रहे थे, तो एक दो एग्जाम्पल उस पर टीच कर लेते हैं। रिलेटिव मोशन, सो आइडिया ये है कि अगर कभी भी हमको वेलोसिटी ऑफ किसी पार्टिकल की किसी एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में बताना पड़े तो हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की किसी ग्राउंड के फ्रेम में पता करेंगे और वेलोसिटी ऑफ फ्रेम की पता करेंगे, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। बस ये रूल को लगा रहे हैं और सारे आंसर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस सिचुएशन में किसके रिस्पेक्ट में वॉच करने से कैसा दिखेगा। रिवर बोट प्रॉब्लम आपका हो गया और अब हम लोग रिवर रेन और मैन वाली वेलोसिटी पर बात कर सॉरी रेन ड्रॉप्स और पर्सन की वेलोसिटी को लेकर के देखेंगे। जस्ट 1 मिनट। हाँ, ये वापस आते हैं। सो इसको मैं कंप्लीट आगे लिखता हूँ। रेन और मैन जो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो फ्यूचर में जब कभी करने को चांस मिले तो करने का। व्हेन अ पर्सन इज मूविंग ऑन रेनी डेज, तो आप पाओगे कि अम्ब्रेला को करेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। सो क्या करना होता है, किसी पर्सन को या किसी कार ड्राइवर को या फिर ट्रेन ड्राइवर को या प्लेन वाले को रेन कैसे नजर आएगी वो उस बंदे के रिस्पेक्ट पे है। तो हमको क्या लिखना होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू पर्सन और मैन। मैं मैन वर्ड यूज कर रहा हूँ, इट्स नॉट फॉर एनी ऑफेंस, इट्स फॉर एनी पर्सन, फॉर एनी ऑब्जेक्ट और एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन और पर्सन। ना अगर इस तरह से लिखना है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन लिखो प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन के निकालो और उसको रिवर्स कर लो और अपना आंसर, उसके बाद उसको ऐड कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। और जनरली रेन ड्रॉप्स जो होते हैं वर्टिकली डाउन आते हैं जनरली, बट वो कोई और भी डायरेक्शन हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो अगर आपको ऐसा बताया जाता है कि रेन ड्रॉप्स में भी इधर आ रहे हैं, अभी वर्टिकल लेके चलते हैं, और मैन इधर वॉक कर रहा है, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। ये केवल एक एग्जांपल है, वो कोई भी डायरेक्शन दे सकता है आपको, उसके बेसिस पर हमको इनको यूज करके वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी होती है। सो आप बोलोगे जब मैन का रिस्पेक्ट आएगा तो मैन अपने आप को रेस्ट पे पाएगा, और रेन ड्रॉप उसको कैसे नजर आएगी, रेन ड्रॉप के पास एक तो वेलोसिटी ओरिजिनल थी वो नजर आएगी, दूसरा मैन की वेलोसिटी रिवर्स होकर के नजर आएगी सेम मैग्नीट्यूड का। तो ये मैग्नीट्यूड लिखे हुए हैं, ये वी आर का मैग्नीट्यूड है और ये वी एम का मैग्नीट्यूड है। सो रिजल्टेंट इज हैज टू बी समवेयर इन बिटवीन। सो इस बंदे को ये नजर आएगा कि रेन ड्रॉप्स जो हैं वो इस एंगल पर आ रहे हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ ये रेन का है मैन के रिस्पेक्ट में। अच्छा, हम रेन का वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम मैन के ऑब्जर्वेशन को देखना चाहते हैं। अगर आप रेन के ऑब्जर्वेशन को देखना चाहते हो कि अगर रेन के पास आईज होती और सेंसेशंस होता है और वो विजुलाइज करता, तो रेन ड्रॉप को मैन किस डायरेक्शन में जाता नजर आता, तो आप जानते हो कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज सेम एज द नेगेटिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन। मतलब अगर रिस्पेक्ट बदलते हैं तो अपोजिट हो जाती है। तो अगर रेन रेन ड्रॉप देखेगा या फिर आप रेन ड्रॉप के फ्रेम पर होगे तो ये बंदा इसको इधर जाता हुआ नजर आएगा, इक्वल एंड अपोजिट। सो अब ऑफ कोर्स ये बात है कि रेन ड्रॉप के रेफरेंस पे बात करना उतना सेंस नहीं बना रहा है, तो मैन के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे होते हैं। फिर ये वर्टिकल से कितने एंगल पर रेन ड्रॉप आ रही होती है, जनरली हमने को ये पता करना होता है वर्टिकल से कितने एंगल पर आ रही होती है। तो लेट्स ये वर्टिकल डायरेक्शन है और ये एंगल अल्फा या थीटा है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाता है, ये रिजल्टेंट है, ये दो वेक्टर है, तुम लोगों ने लास्ट क्लास में भी इसको देखा था। तो वर्टिकल से एंगल बनाएगी tan थीटा इज इक्वल टू वी एम अपॉन वी आर।
आपको ये दोनों वेलोसिटीज देगा और आपसे पूछेगा बताइए रेन ड्रॉप वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, तो हम बता देंगे। अगर सपोज के लिए किसी क्वेश्चन में आपको ये बोला जाता है कि ये वर्टिकली डाउन नहीं है, मे बी किसी एंगल पर है, तो ठीक है ना, उसके साथ उस डायरेक्शन को बनाएंगे, फिर इस वेक्टर को रिवर्स करके ऐड करेंगे, ये रूल फॉलो करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, वेक्टर एडिशन अपने को आता है, हम आंसर बता सकते हैं। यहाँ से हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था, फिर से उसको बोल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी ऑफ मैन 0 हो जाएगी तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब रेन कैसी नजर आएगी, 0, वर्टिकली डाउन पे आएगी, और यानी ओरिजिनल नजर आ जाएगी। और थीटा एपरेंसी की वजह से आ रहा है, थीटा रिलेटिव की वजह से आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ मैन ज्यादा तेज चलेगा बंदा, तो फिर आप देखोगे कि ये रेन ड्रॉप्स पहले वर्टिकल आ रही थी, फिर ऐसा आएंगी, और ज्यादा तेज चलेगा ऐसा जाएगा, और ज्यादा तेज ऐसा अपीयर करेगा, इनफाइनाइट स्पीड पे कुछ ऐसा नजर आएगा। तो ये जो डायरेक्शन का एपरेंसी आ रहा है वो बिकॉज ऑफ स्पीड आ रहा होता है। हायर द स्पीड हायर द एंगल। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप उसका आंसर करेंगे, तो फिर हम लोग दूसरा एग्जांपल पिक करेंगे फिर। इसका ध्यान से आंसर देना डायरेक्शन को लेकर के, बाकी कैलकुलेशन तो इजी जाएगी। ऐसा बोलता है कि अ मैन runs towards north with 4 kilometer per hour and rain is falling vertically down with 3 kilometer per hour. Find the direction in which he should hold the umbrella to protect himself from the rain. So अपने को ये पता करना है कि उसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए। डायरेक्शन बताने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि आप ऐसे बता सकते हो कि वर्टिकल से कितने एंगल में किस दिशा में लगाना चाहिए। सो इन विच डायरेक्शन एंड एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल। आप ट्राई करो और बताने की कोशिश करो आंसर। इधर आपके पास कुछ बताया गया है, उसको आप यूज कर सकते हो। (53° फ्रॉम वर्टिकल). हाँ, तो कुछ ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा। देखो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। लेट्स से ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन फ्रेम करने हैं। ये बोलेगा कि 53° फ्रॉम वर्टिकल टू द नॉर्थ, 53° from vertical to the south, maybe 53° from north to vertical, or maybe like 53°
फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, ऐसे कुछ ऑप्शंस बना सकता है। अगर उसने ऐसा ऑप्शंस बनाया ना तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि 53 डिग्री निकालना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये निकालना है कि किस डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए। दैट मीन्स उसका अम्ब्रेला किस डायरेक्शन को पॉइंट आउट करना चाहिए। तो आपने दिया है 53 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम वर्टिकल पॉइंटिंग फ्रॉम साउथ टू वर्टिकल। हाँ, सो यहाँ पर थोड़ा सा क्रक्स पॉइंट आता है, बाकी कैलकुलेशन करना आपके लिए बहुत आसान होगा कि कितना आंसर आएगा 53। सो आप एक काम करो, पहले डायरेक्शन बना लो। तो मैं आपके लिए डायरेक्शन बनाता हूँ। लेट्स से कि ये डायरेक्शन हमारी नॉर्थ है, तो ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये जो डायरेक्शन है ये हमारी अपवर्ड डायरेक्शन है। तो बंदा ऐसा है और इधर जा रहा है। क्योंकि अप ऊपर होता है, डाउन नीचे होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारे इस प्लेन पर होंगे। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस प्लेन पे लाई करेंगे, इस वाले प्लेन में। तो इधर साउथ रहा होगा, और आप जानते हो अगर इधर नॉर्थ है तो ईस्ट इधर रहा होगा और वेस्ट इधर रहा होगा। 3 डायमेंशन में ऐसा देखना है अपने को। तो कई बार इस 3 डायमेंशन को विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। सो ये अपनी स्टोरी है। फिर क्या कर सकते हो आप बोलोगे कि हमको मैन के रिस्पेक्ट में वर्क करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, मैन को रेस्ट पे ला दो, और मैन को कैसा दिख रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो मैन आपका रेस्ट पर आ गया होगा, इसको क्या दिखेगा चेक करते हैं। रेन ड्रॉप दिखेगी। रेन ड्रॉप के पास कितना वेलोसिटी था, ये वर्टिकली डाउन थी तो वर्टिकली डाउन वाली वेलोसिटी बना देंगे। कितना वेलोसिटी था, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन था और दैट वाज 3 किलोमीटर पर आवर। फिर इसकी वेलोसिटी रिवर्स करके देनी होती है रेन को, क्योंकि इसके पास जो भी वेलोसिटी होगी रिवर्स करके देना होता है, दैट्स लॉजिक। तो इसको इधर रिवर्स कर दिया आपने। तो जब आपने रिवर्स किया तो ये साउथ की तरफ पॉइंट कर रही होगी। वेलोसिटी ऑफ मैन दैट इज 4 हो जाएगा। रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा, रिजल्टेंट इसके बीच में कहीं लाई करेगा ये। सो ये वो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब आपको अम्ब्रेला कैसे लगाना है, कि आपको अम्ब्रेला को कुछ ऐसे लगाना चाहिए, इस तरह से एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करना चाहिए, यानी आपका अम्ब्रेला इधर पॉइंट आउट करना चाहिए। वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर आपसे पूछता है कि रेन डायरेक्शन की वेलोसिटी बताइए, तो फिर ये डायरेक्शन बताएंगे। अम्ब्रेला कैसा लगाना, अम्ब्रेला आपको इधर लगाना पड़ेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि दोनों डायरेक्शन के अलग अलग आंसर्स आएंगे। हमने आपसे पूछा था अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में लगाना होगा, तो आपको ये वाली डायरेक्शन बतानी है, ये वाली डायरेक्शन। ये डायरेक्शन बताने का मतलब हुआ आपको ये एंगल बता देना है कि वर्टिकल से कितना एंगल बनता है या फिर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनता है। नो, ये हमारा वर्टिकली अप है, ये हमारा नॉर्थ है। तो अगर हम ये एंगल बताएंगे तो बोलेंगे वर्टिकल से नॉर्थ की तरफ, और अगर आप ये बताओगे तो नॉर्थ से वर्टिकल की तरफ। साउथ ईस्ट का कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पर। अच्छा, अगर इस एंगल का नाम थीटा देना चाहते हैं तो फिर आप बोलोगे इसको भी थीटा दे दो, तो फिर टेन थीटा पता कर लो। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी एम अपॉन वी आर। तो 4/3। टेन थीटा अगर 4/3 है तो थीटा 53 डिग्री आ जाएगा। तो हम बोलेंगे 53 डिग्री वर्टिकल से आप बेंड करो नॉर्थ की डायरेक्शन, क्योंकि जिस डायरेक्शन से करंट सॉरी ये जिस डायरेक्शन से आपको रेन आ रहा होता है उसी डायरेक्शन में अपने को लगाना पड़ता है। तो दिस फ्रॉम वर्टिकल टू नॉर्थ। आप लोगों का सही आंसर गया। अगर मैंने आपसे पूछा होता है कि रेन ड्रॉप्स किस डायरेक्शन में आती हुई नजर आएंगी और किस किस डायरेक्शन में आती हुई नजर आएंगी, तो कौन सी डायरेक्शन में आती हुई नजर आ रही है, इस डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन बनाएगी, ये अपना हुआ साउथ और ये हुआ डाउन। तो ऊपर से आ रहे होंगे, ऊपर से साउथ की तरफ आ रहे होंगे, ऐसा बोल सकते हैं। चलेगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा और सिंपल आप इसको डायग्राम बना करके बता सकते हो। तो बी आप आंसर दोगे, वो दूसरा अगर क्वेश्चन पूछा गया होता। तो रेन और मैन की प्रॉब्लम आगे इस तरह से आप हैंडल कर सकते हो। और वेक्टर्स आएंगे, वेक्टर आपको आता है, दो वेक्टर को बेसिकली ऐड करना है। डायरेक्शन बदल के जब उसको लिखोगे फिर ऐड करना है, ऐड करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा।
और भी कई सारे प्रॉब्लम होंगे आपके सीट में होंगे। डीपीपी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, तो कल हम लोग डीपीपी को डिस्कस करेंगे, और अब तब तक उसको ट्राई कर लीजिए। फिर कल सैटरडे है, फिर आपका नेक्स्ट वीक से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट हो जाएगा, अगला चैप्टर काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। सो एक और क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन पिक करते हैं जिसमें ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगता है और हम कैसे आंसर कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि अगर हम सिंपल क्वेश्चन पूछे बताएं आपको, आप में से कुछ लोगों ने ग्रुप पे भी डाला था क्वेश्चन का, तो अब कैसे कर सकते हो। लिस्ट से आपसे कैसे बोलेगा कि ट्रेन आ रही है, दो ट्रेन हैं, एक ट्रेन दूसरे को क्रॉस करती है, कितना टाइम लगेगा, वो सारी कहानी बताइए। तो लेट्स से अपने पास दो ट्रेन हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, उनको आप एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हो। लेट्स से ये पहली वाली ट्रेन है, इसकी लेंथ L1 है, और ये इधर किसी V1 वेलोसिटी से जा रहा है। ये सेकेंड लेन ट्रेन है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, वो L2 लेंथ का है और ये V2 वेलोसिटी से जा रहा है। और जिस इंस्टेंट लोगों ने देखा है उस या ड्रॉ किया उस इंस्टेंट पे जस्ट कुछ ऐसी सिचुएशन है, दैट मीन्स अगर स्टैंड का इंजन यहाँ पर है, लास्ट बोगी यहाँ पर है, तो इसका इंजन इधर है, लास्ट बोगी यहाँ पर है, दैट मीन्स सेकंड का इंजन फर्स्ट की लास्ट बोगी तक पहुंच गया है। अब क्या ये सेकंड ट्रेन फर्स्ट को क्रॉस कर रही होगी तभी ऐसी सिचुएशन बनी होगी। तो ऐसा तभी हो पाएगा, ये क्रॉस तभी कर पाएगा जब V2 की वैल्यू बड़ी होगी V1 से। सिंपल सी बात है। तो आपसे बोलेगा कि फाइंड एक्सप्रेशन और फॉर टाइम टू क्रॉस द ट्रेन। कौन सी ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन को सेकंड ट्रेन द्वारा। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, गिवन क्या है कि V2 की वैल्यू V1 से बड़ी है। सो अगर V2 की वैल्यू V1 से बड़ी होगी तो कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने के लिए सेकंड ट्रेन को फर्स्ट ट्रेन को कितने टाइम बाद क्रॉस करेगी। मैं एक बार आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप क्या आंसर देंगे, फिर इसके बाद मैं बताता। अब में से कुछ लोगों को आइडिया होगा, बाकी लोग रिलेट कर सकते हैं। हमने टेस्ट के सिलेबस के बारे में पूछा, हम लोग बात कर लेंगे लास्ट में टेस्ट सिलेबस को लेकर के भी, और आगे क्या पढ़ने वाला उसको भी लेकर के। हाँ, तो इसको हम कई तरह से कर सकते हैं, रिलेटिव मोशन से भी कर सकते हैं। और रिलेटिव मोशन करने के लिए आप इस ट्रेन के अंदर बैठ जाओ, यहाँ के पैसेंजर बन जाओ, या फिर इसके अंदर बैठ करके यहाँ के पैसेंजर बन जाओ, दोनों से कहीं से भी देखो टाइम वही आने वाला है। और या फिर आप ग्राउंड से भी कर सकते हो, तो इसको आप कहीं से भी कर सकते हो, ग्राउंड से, फर्स्ट ट्रेन से, सेकेंड ट्रेन से, और मून से भी जा करके, और कहीं से भी। लेकिन हम लोग लाइफ को इजी बनाना चाहते हैं, तो लाइफ को इजी बनाने के लिए आप देखोगे किसी एक ट्रेन में आप बैठोगे तो आपको काफी आसान लगेगा। तो लेट्स से कि हम विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 1 सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन भी दे देता हूँ और काइंड ऑफ फॉर्मूला भी बन जाएगा। सो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 1, इसका नाम ट्रेन ए दे देते हैं, इसका नाम ट्रेन बी दे देते हैं। जैसे ही आप 1 ट्रेन के रिस्पेक्ट में आओगे तो आपको ट्रेन 1 कैसा नजर आएगा, ट्रेन 1 रेस्ट पे नजर आएगा, बिल्कुल वो आपको मूव करता नहीं नजर आएगा। सो नाउ द ऑब्जर्वर इज दिस, एंड दिस ऑब्जर्वर फाइंड इट टू बी एट रेस्ट, सो इट्स नॉट मूविंग। ठीक है, नहीं मूव करता, अच्छी बात है। तो बी ट्रेन के साथ क्या चल रहा है, बी ट्रेन ये है अभी इनिशियली। अब इसके पास वेलोसिटी क्या होगी, तो इसके पास बी के पास जो वेलोसिटी है वो तो बनाना ही बनाना होता है, फिर ए की वेलोसिटी को रिवर्स डायरेक्शन में देनी होती है, तो इसके पास ये दो वेलोसिटीज हो जाएंगे। और अगर अगर V1 की वैल्यू बड़ी होगी तो आप ए को लगेगा कि ये ट्रेन पीछे जा रही है, तो उसको क्रॉस कभी नहीं कर पाएगी, यानी उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। क्रॉस तभी कर सकती है जब V2 की वैल्यू बड़ी हो, तभी हमने लिख दिया था V2 बढ़ा दिया जा रहा है। तो सिंस V2 बढ़ा दिया गया है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1। तो बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो कि ये V2 माइनस V1 से चल रहा था। कब तक चलता हुआ देखना है आपको, जब तक क्रॉस ना कर जाए, जब तक ये इस सिचुएशन में ना आ जाए। अगर आपने पहले ट्राई किए हैं तो आपको चाइल्डिश क्वेश्चन लगते होंगे, लेकिन यस, रिलेटिव मोशन को कैसे अप्रिशिएट कर सकते हो वो देखना है आपको। तो इस सिचुएशन को बोलेंगे जस्ट क्रॉस कर गया।
और किस वेलोसिटी से चला है पूरे टाइम पर? v2 माइनस v1 से चला है। अच्छा, इस बंदे ने ऑब्जर्व किया कि एक ट्रेन आ रही थी और निकल के यहाँ तक निकल गई है। तो ट्रेन कितना चला है? ट्रेन के चलने की लेंथ हम ये बोलेंगे कि ट्रेन इनिशियली ये था, फाइनली ये था, तो कहाँ से कहाँ तक चला वो बताना है अपने को। तो अगर आप इंजन से मेजर करते हो तो इंजन से इंजन कितना चला? ये इतना चला होगा। लास्ट बोगी से लास्ट बोगी कितना चला? इतना चला होगा। कोई भी पोजीशन से कोई पोजीशन का मेजर करोगे चलेगा। ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। लेट्स से मैं इंजन से इंजन तक की डिस्टेंस मेजर करता हूँ, तो उसको ये डिस्टेंस चलना पड़ेगा जो कि L1 था, और ये डिस्टेंस चलना पड़ेगा जो कि L2 था। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? कैन वी से कि जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ विद रिस्पेक्ट टू A वाज L1 प्लस L2। एंड व्हाट वाज द स्पीड? स्पीड विद रिस्पेक्ट टू A वाज v2 माइनस v1। तो जब हम ए के रिस्पेक्ट में वर्क करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कितना चला गया, उसके रिस्पेक्ट में स्पीड कितना चला गया। स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम लगा देंगे, टी की वैल्यू आ जाएगी इस डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। और ये रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड है। सो दिस इज गोइंग टू बी टी इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई v2 माइनस v1। तो जब कभी ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रहे हो और क्रॉस करने का टाइम आपसे पूछा जाए, so what do? You just add the length of the trains divide by relative velocity, that means difference of the velocity। आपको टाइप पता चल जाएगा। आप लोगों ने भी ये आंसर दिया। हो सकता है पहले आपने उसको इस तरह से याद रखा हो, अब हम सॉल्व करके बता पा रहे हैं। हम ए के रेस्पेक्ट में सॉल्व किया था मैंने, आप बी के रेस्पेक्ट में भी सॉल्व करोगे। जब आप बी के रेस्पेक्ट में आओगे तो टोटल वेलोसिटी इधर आएगी, तो ये इधर क्रॉस करती हुई नजर आएगी। तब भी डिस्टेंस यही चलेगा, L1 प्लस L2, और स्पीड वही होगी, तो आपका आंसर भी वही आएगा। आप ग्राउंड से सॉल्व करोगे तो ट्रेन आपको ये आगे नजर जाएगी और दूसरी वाली और भी आगे नजर जाएगी, तो वहां से भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर वही आएगा, बट लोकेशंस बदल जाएंगी हमारी। तो दिस हाउ यू कैन हैंडल। आप चाहो तो घर पे इसको ट्राई कर सकते हो, बी के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, सभी से सेम आंसर आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये सेम डायरेक्शन की स्टोरी हो गई। व्हाट हैपेंस इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन? व्हाट हैपेंस इफ दे आर नॉट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी? तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से भी नहीं मूव कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उस इंस्टेंट की इनिशियल वेलोसिटी पता करोगे, फिर एक्सेलरेशन पता करोगे, फिर आप ये फार्मूला लगा दोगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नाउ s डिस्टेंस आपको पता चल गया कितना चलना है। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता चल जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी से जो इनिशियली दी जाएगी। एक्सेलरेशन आपको निकालना पड़ेगा, कौन सा? रिलेटिव एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकालोगे, दोनों को एक्सेलरेशन दिए गए होंगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा। तो रिलेटिव में भी हम कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा अगर वो एक्सेलरेट कर रहे थे। और ये इक्वेशन हम तब लगाएंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट आ जाए, रिलेटिव एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट आ जाए। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं आता है तो आप बेसिक इक्वेशन से जाओगे, s इज इक्वल टू dv बाई dt और व्हाटएवर, v इज इक्वल टू dx बाई dt और a इज इक्वल टू dv बाई dt, वहां से लगाओगे, वैलिड है। तो पॉइंट इसकी जिस तरह से हम एक बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, तो दो बॉडी केस में हम दो बॉडी को भी एक बॉडी जैसा बना लेते हैं। कि अब हमारे पास दो ट्रेन ना होकर कितना ट्रेन लगा? एक ही ट्रेन था ना, ये ट्रेन आया और निकल गया, हम तो यहाँ पे खड़े थे। सो टू बॉडी प्रॉब्लम्स कैन बी रिड्यूस टू वन बॉडी प्रॉब्लम्स, और वन बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमको आता है। जो भी रूल आते हैं वो सारे लगा सकते हैं। किसी का एक दूसरा काउंटर वर्जन होता है, वो भी काइंड ऑफ फॉर्मूला है, आप उसको भी याद रख सकते हो। ऐसा आपसे बोलेगा कि आपके पास जो ट्रेन है ना, अब वो ट्रेन सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। और ये अगर इधर v1 से जा रहा था और ये इधर v2 से आ रहा था, और ये L1 लेंथ का था, ये L2 लेंथ का था, तो आप कितना टाइम लगाओगे इसको क्रॉस करने के लिए? तो अगेन आप किसी एक ट्रेन के रेफरेंस से दूसरे ट्रेन को वॉच कर लोगे, और वेलोसिटी अगर रिवर्स करके दोगे तो वो एड अप हो जाएंगी, तो अपना आंसर आ जाएगा, टाइम टू क्रॉस द ट्रेन्स। अगेन यू कैन ट्राई फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, 1 फ्रेम, 2 फ्रेम, सभी के फ्रेम से ट्राई करो। कैन यू आइडेंटिफाई कि इस केस में जो आंसर आने वाला है वही आने वाला, मैं शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ। टाइम इज गोइंग टू बी द टोटल डिस्टेंस रिलेटिवली ए के रिस्पेक्ट में या बी के रिस्पेक्ट में, डिवाइड बाय स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ए और बी। और लेट्स से हम लोग विद रिस्पेक्ट टू ए फिर से वर्क करते हैं। तो ए रेस्ट पर आएगा, बी इधर जाता हुआ नजर आएगा v1 प्लस v2 से, तो और डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा? L1 प्लस L2, और स्पीड कितनी हो जाएगी? v1 प्लस v2। आप पाओगे कि ये जो क्रॉसिंग है जल्दी हो जाएगी,
और जबकि पैरेलल जाने वाले सेम डायरेक्शन में जाने वाली वेलोसिटी कम होती है रिलेटिवली, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। ये आपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा। आप ट्रेन में बैठे होते हो और कोई ट्रेन क्रॉस करती है जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती है, तो आपको लगता है कि वो ट्रेन बहुत फास्ट जा रही है। तो आपको जो लगता है ना उसकी स्पीड, एक्चुअली में उसकी स्पीड आपके जो आपको लग रही है उससे कम होती है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लेकिन आपको ज्यादा इसलिए लग रही होती है क्यों? क्योंकि आपकी वेलोसिटी भी उसको ऐड होकर के मिल गई है। और आपने देखा होगा कि एक फास्ट ट्रेन आ रही है और आपकी ट्रेन को क्रॉस कर रहा होता है, तो हालांकि वो फास्ट चल रहा होता है लेकिन आपको उतना फास्ट नजर नहीं आता जितना फास्ट वो चल रहा होता है, क्योंकि उस केस में वेलोसिटी सबट्रैक्ट हो रही होती है। तो आपके ऑब्जर्वेशंस भी यहाँ से मैच कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम वेलोसिटी कांस्टेंट और वेरिएबल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन सारे केसेस को हैंडल कर सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ फॉर्मूला है, आप उसको याद रख सकते हो। न्यूमेरिकल वैल्यूज दी जाएंगी, उसको हम बता सकते हैं। मोर ओवर, अगर ट्रेन ना बोल करके इसको एक बंदा बोलता है कि एक पॉइंट है, एक पोल है, तो क्या फर्क पड़ता है? L1 अपना 0 कर दोगे, आंसर हो जाएगा। सो यहाँ से चल जाएगा। अब हो सकता है कि यहाँ पर नहीं थे, कुछ दूरी पर थे, तो टोटल डिस्टेंस में उस डिस्टेंस को भी इंक्लूड करेंगे जो डिस्टेंस उनके बीच का पहले था, तो एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी रिलेटिव मोशन से आप आंसर दे सकते हो। और भी कई जगह पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हम लोग इसको यूज कर सकते हैं रिलेटिव मोशन को, जैसे कि हम लोगों ने यूज किया था एक का, दो प्रोजेक्टाइल्स कोलाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और मिनिमम सेपरेशन निकालने के लिए भी यूजफुल रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं उसको। आपने कुछ क्वेश्चन किया है, व्हाट इफ in first case we need to find distance needed to cross। फर्स्ट केस में डिस्टेंस नीडेड टू क्रॉस, फर्स्ट बोले इसकी अगर आप बात कर रहे हो तो ये इनिशियल निकालो और फाइनल निकालो, दोनों को बीच का देख लो कि कितना कौन सा बॉडी मूव किया हुआ है, पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस निकाला है ना, देखो एक रिस्पेक्ट में ये भी इधर दिखा था, क्रॉस करने का मतलब ये ट्रेन इधर आ जानी चाहिए, नहीं इसको पूरा क्रॉस कर जाना चाहिए। तो फिर डिस्टेंस कितना चल रहा है? इंजन से इंजन का डिस्टेंस, या फिर लास्ट बोगी से लास्ट बोगी का डिस्टेंस, और मे बी किसी मिड पॉइंट से मिड पॉइंट का डिस्टेंस। तो क्योंकि जब बॉडी ट्रांसलेट होती है ना ट्रेन, तो ट्रेन का हर एक पार्ट सेम डिस्टेंस चलता है। तो या तो आप इंजन से मेजर करो या फिर किसी एक पॉइंट से मेजर कर सकते हो। आपने लिखा है, इज इट ट्रू दैट मैग्नेटिज्म इज अराइज ड्यू टू रिलेटिव मोशन? कह सकते हो, क्योंकि रिलेटिव मोशन से चार्ज मूव करता हुआ नजर आता है, चार्ज मूव करता हुआ नजर आएगा तो करंट बनता है, करंट से मैग्नेटिज्म होता है। सो बिल्कुल कहा जा सकता है कि रिलेटिव मोशन का रोल है मैग्नेटिज्म को देखने के लिए, अदरवाइज वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही था। आपने फिर लिखा है, इफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज 2t एंड अदर इज 5t, सो कैन वी से रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 3t फ्रॉम सेकेंड? यस, एक्सेलरेशन में भी वही रिलेशन चलता है जो हम लोग को वेलोसिटी में निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन को भी रिवर्स करके देना होता है, तो उनकी डायरेक्शंस पता करेंगे और फिर डायरेक्शंस के हिसाब से उसको रिवर्स कर देंगे। अंडरस्टूड। सेम डायरेक्शन केस, अपने इसी के लिए डिस्टेंस के बारे में बात किया, तो मैंने बोला ना कि किसी इसको आप अगर बी के रेस्पेक्ट में जाते हो तो ये इस डायरेक्शन में पूरा पूरा निकाल देना है, मतलब ओवरलैपिंग वाला पोर्शन ना बने, बचे ट्रेन एक को दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस कर गए। कंप्लीटली क्रॉस करने का मतलब हुआ कि नाउ दे आर नॉट ओवरलैपिंग एट ऑल। ओके, आई वांटेड टू पिक वन मोर क्वेश्चन जिसमें आप रिलेटिव वेलोसिटी लगा सकते हो, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी आप कहीं भी लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। और जनरली हमको लगाना मजबूरी कहाँ पर हो जाती है? जहां पर दो पार्टिकल्स हों या फिर ज्यादा पार्टिकल्स हो, दो पार्टिकल्स को स्टडी करना है तो हम रिलेटिव पे ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन ग्राउंड से, क्योंकि हम दो पार्टिकल को ना पढ़ने की बजाय एक को ही पढ़ते हैं और एक को स्टडी करना आसान होता है। जैसे कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे कि आपने सॉल्व भी किए होंगे, ट्राई भी किए होंगे, मिलेंगे फ्यूचर में भी, कि लेट से ये अपना एक डायरेक्शन दिया गया है या पाथ्स दिए गए हैं, और आपसे ऐसा बोलता है कि एक पार्टिकल यहाँ पर है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, और एक पार्टिकल यहाँ पर है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है।
इनके एक्सेलरेशंस दे सकता है, वेलोसिटीज दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। और आपसे पूछ सकता है कि बताइए, लेट्स इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, तो लेट मी फ्रेम द क्वेश्चन। लेट्स से ऐसा आपसे बोला जाता है कि इसकी जो वेलोसिटी है, ए की वेलोसिटी, वो कुछ ऐसा दिया गया है कि ये 3t के जैसा दिया गया है, और वेलोसिटी ऑफ बी कुछ आपको 4t जैसा दिया गया है, या कुछ और भी दिया गया है, टाइम के साथ फंक्शन है। जैसे हमने वेलोसिटी को टाइम बनाया है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी है यहाँ पर, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसको हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन जैसा भी दिखा सकते थे। इनिशियली लेट्स से कि ये जो डिस्टेंस है ये अपने को 30 मीटर दी गई है, और ये जो डिस्टेंस है, गोइंग टू बी इजी, नंबर मैं चेंज कर देता हूँ। सो लेट्स से कि ये जो डिस्टेंस है 40 मीटर दी गई है, और इसका जो सेपरेशन है वो 60 मीटर है। इनिशियली दी गई t=0 पर। ये ओरिजिन है। आपसे पूछता है फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। और भी कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे ये पूछ सकता है कि फाइंड टाइम की जब उसके सेपरेशन मिनिमम होगा, फाइंड लोकेशन की ए कहाँ पर होगा जब मिनिमम सेपरेशन होगा, बी कहाँ पर होगा जब मिनिमम सेपरेशन होगा। तो ये अपने को सॉल्व करना है, और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई वो ऐसा यूनिट्स पर है, ये मीटर पर सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड है, टी सेकंड पर है, और ये इसी डायरेक्शन में चलता है, ये इसी डायरेक्शन में चलता है। तो सॉल्व करेंगे, अब चाहो तो ग्राउंड से सॉल्व करो। किसी टी टाइम में ये कितना चलेगा ये पता कर लो, किसी टी टाइम में ये कितना चलेगा ये पता कर लो, फिर उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालो, फिर उन दोनों, मान लीजिए यहाँ पर आता है और बी यहाँ पर आता है, फिर इनके बीच का डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस हो जाएगा, अब सेपरेशन हो जाएगा, इसी सेपरेशन को मिनिमाइज करने की कोशिश करो, और मिनिमाइजेशन के अपने पास आइडियाज हैं, तो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो एक तो ये तरीका है, सिंपल तरीका है। इसको अगर हम चाहें तो रिलेटिव मोशन से भी कर सकते हैं। कैसे, वो बताता है। पहले मैं रिलेटिव मोशन से करता हूँ, आप चाहोगे तो फिर सिंपल बेसिक मेथड से भी कर लेंगे। आप क्या करो, आप इनको एंगल्स थोड़े से मैंने वैसे लिए, चलेगा जो भी है। सॉल्व करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड करेगा। आप किसी के एक के रिस्पेक्ट में वर्क करो, वेदर विद रिस्पेक्ट टू ए और वेदर विद रिस्पेक्ट टू बी। सो लेट्स से कि हम इसको सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी। जब आप बी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो कैसा दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू बी। आपका जो बी पार्टिकल है ना वो मूव नहीं करेगा, तो एक नया फिगर बनाएंगे, और हमारे लिए सब कुछ मूव कर रहा होगा एक्सेप्ट दिस बी। सो बी हमारा यहाँ पर था और अब बी रेस्ट पर आ गया है। ये मैं रेस्ट लिख दे रहा हूँ अपने समझने के लिए। अच्छा, ए के पास वेलोसिटी क्या होगी, ए के पास जो वेलोसिटी होगी किसी भी टाइम पर देखेंगे, किसी भी टाइम पर, तो हम इनिशियली पे पहले देख लेते हैं। तो इनिशियली, हालांकि इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे कोई वेलोसिटी आएगी नहीं, लेटर ऑन देखोगे तो इसके पास एक इधर वेलोसिटी 3t रही होगी, और ये वेलोसिटी रिवर्स करके को मिलेगी, तो रिवर्स करके देखोगे तो मतलब ऐसा मिलेगा, ये 4t हो जाएगी। ये जो 3t और 4t है ना, ये बताएगा कि अपने को रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आने वाली है। तो ए की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। सिंस ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ रही, इनिशियली 0 थी, इसका मतलब है कि ये इसी डायरेक्शन में चलता हुआ नजर आएगा। तो इसकी किसी भी टाइम पर वेलोसिटी को हम लोग ऐसा पता कर सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी आपकी v आ जाएगी, और v की वैल्यू 5t के बराबर हो जाएगी। मोर ओवर, मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। तो जब हम ये tan थीटा कैलकुलेट करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4t डिवाइड बाई 3t।
जब आप 4t/3t निकालोगे तो बाय द वे 4/3 आ जा रहा है। सिंस ये 4/3 आ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये एंगल जो है वो कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से यही एंगल बनाती रहेगी। इससे एक और बात क्लियर होगी कि ये जो पार्टिकल है ना, या फिर रिलेटिव जो वेलोसिटी होगी वो एक स्ट्रेट लाइन पे चल रही होगी। सो द मोशन इज गोइंग टू अपीयर लाइक दिस। और अगर ये पाथ पर जाएगा ए एज पर बी, तो लीस्ट डिस्टेंस क्या होगी? लीस्ट डिस्टेंस निकालने का मतलब हुआ कि आप इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, ये मिनिमम सेपरेशन हो जाएगा। अब इस मिनिमम सेपरेशन को अपने को पता करना है कितना होगा, तो पता कर सकते हैं। कैसे पता करते हैं? लेट्स से कि जहां पर ये अपने इंडिकेट किया उसका नाम सी है, तो आपको बी से सी का डिस्टेंस पता करना है। एक आंसर 53 बताया गया, चेक करते हैं। अच्छा, ये जो थीटा आया, अच्छा थीटा आप शायद इसके बारे में बता रहे होगे। ओके, थीटा की वैल्यू 53 आया हुआ है। हम लोग अभी लीस्ट डिस्टेंस निकालना बाकी है। अच्छा, ये एंगल 53 हो गया, ये 90 डिग्री है, तो ये 37 रहा होगा, ऑब्वियस है। तो ये एंगल कितना रहा होगा? ये भी 37 रहा होगा, ये 37 रहा होगा। अब ट्राइंगल है, उसको सॉल्व कर लेंगे तो काम चल जाएगा। ये डी है। इनिशियली अगर इसको आप इनिशियली भी पकड़ते हो तो इनिशियली ये डिस्टेंस अपने को कितना दिया था? 40 दिया था। और अगर ये 40 है और इसको हम y पकड़ लेते हैं, y, तो हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैन वी से कि जो y की वैल्यू आने वाली है, दैट y इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड बाय tan थीटा से भी निकाला जा सकता था। तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी y डिवाइड बाई 40, और tan थीटा आपको 4/3 पता था, तो y की वैल्यू आ जाएगी 160/3। अच्छा, अगर 160/3 हमको y मिल गया, तो क्या हम BD डिस्टेंस निकाल सकते हैं? BD डिस्टेंस, क्योंकि टोटल अपने को पता था इनिशियली कितना है, 60। सो BD डिस्टेंस आ जाएगा 60 माइनस 160/3। अब ये नंबर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। मतलब ये लाइन ऊपर से भी जा सकती थी, लाइन नीचे से भी जा सकती थी, तो अपने को पता तो था नहीं, तो ऊपर से ड्रॉ कर दिया था। अगर ये पॉजिटिव आया, इसको मतलब ऊपर से ही जा रहा होगा। तो जब इसको करोगे तो 6 × 3 180 आ जाएगा, यानी 20/3 आ जाएगा। इसको मतलब ये BD डिस्टेंस हमको 20/3 आ रहा है। मोर ओवर देन व्हाट यू कैन डू, आप चाहो तो इस ट्रायंगल को और हाईलाइट कर दो, कर लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल? ये BC जो परपेंडिकुलर गिर रहा है, और ये DC वाला पॉइंट है। ये हमारा B पॉइंट था, और यहाँ पर मैंने एक D पॉइंट एज्यूम किया था। ये C है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी एक लाइन पर किसी पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसलिए हमको BC की जरूरत है। अच्छा, ये जो एंगल है, ये 37 आइडेंटिफाइड हो चुका है, और ये डिस्टेंस BD हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब देखो, अगर आपको एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल पता चल जाए, एक साइड पता चल जाए, तो बाकी स्टोरी पता चल जाती है। तो अब यहाँ पर कुछ लगा सकते हो। आपको ये लगेगा हाइपोटेनस, और ये लगेगा परपेंडिकुलर, तो sin 37 लगा दो। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं sin 37। जब आप sin 37 लगा रहे होगे, तो आपको परपेंडिकुलर BC नजर आएगा, डिवाइड बाय हाइपोटेनस BD नजर आएगा। sin 37 की वैल्यू आपको पता होती है, 3/5 होती है। BC की वैल्यू 20/3 होती है, डिवाइड बाई BD। सॉरी, BC तो अपने को निकालना है, BD की वैल्यू पता है। सो BC डिवाइड बाई BD, BD की वैल्यू 20/3 है। सो क्या यहाँ से अपने को B से C की वैल्यू पता चल जाएगी? बिल्कुल पता चल जाएगी। ये 3 ऊपर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 20/5 नजर आ रहा है, 4 मीटर। सो आप बोलोगे कि इनके बीच का जो सेपरेशन होगा, मिनिमम सेपरेशन होगा, वो 4 मीटर के बराबर आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा हो, तो कौन सा पॉइंट आपको चैलेंजिंग लगा वो आप बोलोगे तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और अगर आपको समझ में आ गया है, तो रिलेटिवली हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं वो भी पता कर लेते हैं। एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का पाथ देखा, बाय द वे वो स्ट्रेट लाइन आया, स्ट्रेट लाइन आया, तो फिर अपने को सॉल्व करना आसान हो गया। आप इंडिविजुअली पार्टिकल को हैंडल करके भी कर सकते हो, वो भी चलेगा। आपने लिखा है वी इंटीग्रेट वी विल गेट इक्वेशन r इज इक्वल टू 3t² बाई 2 माइनस r दिस जस्ट इजंट इट
दैट पैराबोला। फिर आपने लिखा why do we find BC, why do we find BC, okay, that's question, why do we find BC, okay। फिर आपने लिखा how did we came to conclusion that BC is minimum distance, okay good। सो आपका मेन कंसर्न है कि BC क्यों पता किया, BC से क्या कनेक्शन है। देखो क्या होता है ना कि अगर हम कहीं पर हाँ अभी साउंड आ गया होगा। सो लेट्स से कि एक ये लाइन आपको दी गई है, मैं उसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो आपने पूछा है। अभी भी ऑडिबल नहीं है क्या? अभी होना चाहिए ऑडिबल। हाँ ऑडिबल होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स से एक पार्टिकल इस पे जा रहा है और वो इसी स्ट्रेट लाइन पे चलता है। सो अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा होता है और एक पार्टिकल हमारा फिक्स्ड है, एक पॉइंट फिक्स्ड है, तो इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना होगा? तो ये अगर आपको नहीं पता है तो आपको याद रखना है फ्यूचर के लिए कि जब ये यहाँ पर होगा तो इसके बीच का सेपरेशन ये होगा, जब ये यहाँ पर आएगा तो सेपरेशन ये हो जाएगा, जब ये यहाँ पर आएगा तो सेपरेशन कुछ और हो जाएगा, और जब ये यहाँ पर गया होगा तो ये सेपरेशन रहा होगा, फिर आगे निकल जाएगा तो सेपरेशन ये होगा, और आगे निकल जाएगा तो सेपरेशन ये होगा। कैन यू थिंक ऑफ कि जो मिनिमम सेपरेशन आएगा, मिनिमम सेपरेशन वो किस कंडीशन पर गिरेगा आकर के? तो जब कभी कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट, इसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, जब कभी कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करता है तो किसी भी एक पॉइंट से उसकी जो मिनिमम सेपरेशन होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस। और इसने आपसे क्या पूछा था? फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। तो बी को लगेगा कि ए इस रास्ते से जा रहा है, ये ऐसा बी को लगेगा। बी को ये नहीं लगेगा कि ए इधर जा रहा है, ये तो ग्राउंड वाले को लग रहा है, और एक ग्राउंड वाले को बी इधर जाता हुआ लग रहा है, लेकिन बी को क्या अपीयर करेगा कि ए ऐसे रास्ते से गुजरा, तो उसकी मिनिमम सेपरेशन क्या हुई? ये बी से सी हुई। मैंने माना कि जो पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसका नाम सी है, तो ये सी फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और ये इस लाइन पर है जिससे ए गुजरा है। सो क्या अब आपको समझ में आया कि बी सी क्यों निकाला और बी सी हमारे लिए मिनिमम है? हाँ याद रख सकते हो। आपने लिखा सो बी सी इज इफेक्टिव सेपरेशन। नो इट्स नॉट इफेक्टिव, इट्स मिनिमम सेपरेशन, लीस्ट सेपरेशन। उसके बाद वो आगे निकल जाएगा तो सेपरेशन बढ़ जाएगा। दैट मीन्स व्हेन द पार्टिकल्स आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर, हाउ मच सेपरेशन दे हैड। सो BC इज द लीस्ट सेपरेशन। आपने कहा कैन आई शॉर्टली एक्सप्लेन हाउ कैन वी सॉल्व दिस इक्वेशन फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम? हाँ ग्राउंड फ्रेम से भी हम लोग इसको समझ लेते हैं। मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ। तो ये एक आपको अलग से पॉइंट बताया कि लीस्ट सेपरेशन का मतलब उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से आता है, अगर हमारा पॉइंट फिक्स्ड है और एक स्ट्रेट लाइन है। तो मैंने क्या किया, एक बार फिर से बोलता हूँ, ध्यान से आप सुनोगे समझ जाओगे। ये ए की वेलोसिटी है, ये बी की वेलोसिटी है, और ऐसा जो जो कोई भी देख रहा है ये ग्राउंड से देखने वाला बंदा बोल रहा है। सो दिस इज दी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और अगर हम अवॉइड करते हैं कि हमको ग्राउंड में दो पार्टिकल को ना सॉल्व करके सिंगल पार्टिकल को सॉल्व करना है, तो हम किसी एक का रेफरेंस ले लेंगे। दैट मीन्स हम इस कार या इस पार्टिकल के अंदर चले जाएंगे, इमेजिन करेंगे कि इस पार्टिकल से कैसी दुनिया दिखती है। तो ये इसको, ये खुद को रेस्ट पे पाएगा, तो ये रेस्ट पर हो गया। ये अपनी वेलोसिटी रिवर्स करके इसको देगा, तो रिवर्स करना है, दैट मीन्स ये ऊपर था तो नीचे करना है। तो ए के पास दो वेलोसिटी हो जाएंगे। अब ये दो वेलोसिटीज होने के बाद इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी, दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोग निकालना जानते हैं, निकाल लेंगे। बाय द वे क्या हुआ कि जो tan थीटा की वैल्यू आई कांस्टेंट आ गई। इसका मतलब है ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही है ना, वो इस डायरेक्शन से कांस्टेंट एंगल है, यानी ये एंगल नहीं चेंज होगा। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी बेंड हुआ तो एंगल चेंज हो जाएगा। सो स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, ये कंक्लूड हो गया। अगर ये स्ट्रेट लाइन पे चलेगा तो हमने एक ऐसा स्ट्रेट लाइन इमेजिन कर लिया।
फिर बी से लीस्ट डिस्टेंस के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। अब हम ज्योमेट्री पर आ गए, मैथ्स पर आ गए, और हमको किसी तरह से ये एंगल, ये डिस्टेंस बीसी निकालनी थी। अपने को इनिशियली ये टोटल 40 पता था, ये एंगल 30 से 53 निकल के आया है, तो ये बचा हुआ एंगल 37 होगा क्योंकि ये 90 है। ये अल्टरनेट एंगल है तो ये भी 37 होगा। इसको बड़ा करके देखा तो 37 यहाँ दिखा। अगर हमको BC का चाहिए वैल्यू तो हमको BD पता होना चाहिए। BD हम पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं कि A से ये O से B का डिस्टेंस 60 दिया था, और ये अगर डिस्टेंस हम पता कर लेते इस वाले ट्राइंगल का, ये वाला, तो हमारा ये बचा हुआ डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो उसके लिए हमने ट्राइंगल यूज किया, y निकाला, 160/3 आया। फिर इस ट्राइंगल को यूज करके और फिर टोटल वैल्यू को यूज करके ये पता कर लिया BD कितना है। BD निकल के आ गया। एक बार BD निकल के आया तो BC निकाल लिया। BC निकालना हमारा पर्पस था। अब अगर आपसे पूछता है कि कितना टाइम लगा होगा, किस टाइम पर ऐसा हुआ होगा, उस समय A कहाँ पर होगा, B कहाँ पर होगा, जब आपसे अगर ये पूछता है कि A कहाँ पर होगा, B कहाँ पर होगा, तो फिर रिलेटिव मैटर नहीं, रिलेटिव से आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको ग्राउंड से बताना पड़ेगा, तो हम ग्राउंड में चले जाएंगे। और कितना टाइम लगा होगा वो भी पता कर सकते हैं। क्या टाइम टाइम के लिए हम ये बता सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन में ये पार्टिकल A से कहाँ तक पहुंचा, C तक पहुंचा, तो हम ये पाली हाइपोटेनस निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, और ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस को यूज करके हम टाइम भी बता सकते हैं। सो ये इस तरह के सॉल्व करने का टेक्निक है रिलेटिव मोशन से। अब आप इसको किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, आई मीन लाइक दूसरे मेथड से ग्राउंड से कैसा दिखेगा वो बता देता हूँ। आपने लिखा सिमिलर ट्राइंगल्स मेथड इज आल्सो यूजफुल फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये एंगल बराबर है, ये 90 डिग्री है, तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। आप सिमिलर ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी लगाओ, बिल्कुल चलेगा। फिर आपने इससे पहले कुछ लिखा था, इफ दे रीच टू ओरिजिन एट द सेम टाइम देन मिनिमम सेपरेशन वुड बी 0। यस, अगर ये ओरिजिन सेम टाइम पर पहुंचते तो इनका मिनिमम सेपरेशन 0 होता है। दैट मीन्स वो मिल जाते तो 0 सेपरेशन, जिसको कोलिजन कहते हैं। बाय द वे इस केस में आप पाओगे वो मिल नहीं पाएंगे, वो कम क्लोजेस्ट जो पहुंचेंगे वो 4 मीटर का गैप रहेगा। मतलब इनके बीच का गैप 4 मीटर या उससे ज्यादा रहेगा, तो कभी इनकी डिस्टेंस 4 मीटर से कम नहीं हो सकती है। तो ये मिनिमम डिस्टेंस है दोनों के बीच का। आपने लिखा सो द रेड डॉटेड लाइन इज दी हाउ द पाथ विल एक्चुअली लुक और इट विल अपीयर फील लाइक दैट इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ, ये जो रेड डॉटेड पाथ है ये बी को नजर आएगा। सो दैट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ बी अबाउट ए। How will we manipulate equations in case of variable angles? That's going to be challenging. So उसको हमको देखना पड़ेगा केस टू केस। ये भी अपने आप में चैलेंज। जनरली वो आपको कांस्टेंट वेलोसिटीज वाला केस देगा, और वेरिएबल वेलोसिटी देगा तो ये करेंगे। थीटा वेरी करेगा तो फिर हमको हर मोमेंट पे थीटा भी वेरी कराना होता है। फिर वो हमारा ये पाथ पता करना पड़ेगा कौन से पाथ पे जाएगा। दैट मे नॉट बी स्ट्रेट लाइन। ये इजी इसलिए होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन था, दो सिमिलर ट्राइंगल्स मिल गए और उनको हैंडल कर लिया। ना चेक करते हैं ग्राउंड से हमको कैसा दिखेगा। क्या ग्राउंड से हम आंसर यही दे सकते हैं, और फिर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इस तरह का मेथड हमारे लिए इजी रहेगा, कम स्टेप्स वाला होगा। ग्राउंड वाला हो सकता है हमसे ज्यादा स्टेप्स की डिमांड करे, या फिर ज्यादा केसेस बनने की चांसेस बने। तो ग्राउंड से कैसे करेंगे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। और दोनों से अगर अपना सेम आंसर आएगा तो आपको लगेगा कि यस, कौन सा अच्छा है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हो, फिर आपकी चॉइस हो जाएगी। और रिलेटिव मैथ एक अल्टरनेट मेथड है, दैट्स ऑल। अब हम सपोज कर लीजिए ना तो ए का रेफरेंस लेते हैं ना बी का रेफरेंस लेते हैं, उनको देखते हैं कि क्या चल रहा है। ये t इक्वल टू 0 की केस थी, और लेट से किसी t टाइम पर ये यहाँ पर मिला और ये यहाँ पर मिला। अब आपके पास कई केसेस होंगे, आप ए को यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो, बी को यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो, तो कोई भी आप एक चूज कर लो। मैंने अभी इसी क्वाड्रेंट में रह करके चूज कर लिया है। तो ये t टाइम की कहानी है। ये 3t से चल रहा था, ये 4t से चल रहा था, ठीक है। और ये 40 और 60 था, तो ये गैप अपने को, इसके कोऑर्डिनेट कितने थे, 40,0, माइनस भी लगा सकते हो। सो हम इसको डिस्टेंस वाइज देखेंगे तो ये 40 था, और ये डिस्टेंस हमारा कितना था, 60 था। टी टाइम पर कितना चला होगा ये पता कर लेते हैं। तो ये एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रहा होगा टी टाइम का, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी रहा होगा टी टाइम का,
और अगर ये x से x भी निकल के आते हैं तो फिर हमको इसके नया कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। लेट से इनको डैश लगा देते हैं ताकि ये डिस्प्लेसमेंट्स हैं, और कोऑर्डिनेट के लिए x और x से x भी यूज कर लेंगे। एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो बची हुई है वो x है, और ये जो ओरिजिन से बची हुई है वो x भी है। नॉमेनक्लेचर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट हम एक्स बी यूज कर रहे हैं और इसका कोऑर्डिनेट हम एक्स ए यूज कर रहे हैं। अगर ये सिचुएशन है तो क्या आपको कुछ ऐसा समझ में आता है कि हम इनके बीच का सेपरेशन की बात कर रहे हैं, जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो वो ये डिस्टेंस आएगी और ये डिस्टेंस अपने को लगने वाली है, तो इस डिस्टेंस का नाम एस पकड़ लेते हैं। सो कैन यू से कि x की जो वैल्यू आएगी या एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो एक्स ए का स्क्वायर आएगी प्लस एक्स बी का स्क्वायर आएगी। जिस तरह से मैंने इसको x ए बोला है और इसको x बी बोला है। फिर क्या आपको ये भी समझ में आता है कि हम एक्स ए को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? 40 माइनस एक्स डैश ए से, और एक्स बी को रिप्लेस कर सकते हैं 60 माइनस एक्स डैश बी से। टोटल 60 था, उसमें ये हटा दोगे तो ये बच जाएगा। एज सिंपल एज एनीथिंग। थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, कॉमन सेंस है। फिर क्या आपको ये भी समझ में आता है कि हम एक्स डैश ए और एक्स डैश बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट्स हैं। तो आप ए को अलग से पढ़ो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो हम लिख भी नहीं रहे। जब कुछ भी नहीं लिखते इसका मतलब ग्राउंड ऑटोमेटिकली है। अच्छा, इसकी वेलोसिटी आपको बता दी, वी ए कितना था? वी ए वॉज 3t। हम जानते हैं वी ए को लिख सकते हैं dx by dt, isn't it? So dx को क्या लिखने वाले हैं? dx हमारा हो जाएगा 3t dt। इंटीग्रेट कर लो। जब आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है, वही डिस्प्लेसमेंट को हमने एक्स डैश ए पकड़ा हुआ है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू आ जा रही है 0 से t टाइम पे ले रहे हैं हम लोग, तो 3t² by 2 आ जा रही है। इसका मतलब एक्स डैश ए की वैल्यू जो है वो 3t² by 2 है। p पर आते हैं, तो आप बोलोगे वी बी की वैल्यू आपको 40 बताई गई थी, ठीक है। इसको डी वाई बाई डी टी भी लिख सकते, तो वर्टिकल डायरेक्शन वाला था। तो जब आप डी वाई को इंटीग्रेट करोगे तो सेकेंड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और सिंस अपने को डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो जो भी इनिशियल फाइनल लिखोगे तो अपने को डिस्प्लेसमेंट में एक्स बी डैश लिखना है। और ये वैल्यू 2t² बन रही है या 4t² by 2 बन रही है। 0 से 2 के लिए इंटीग्रेट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के डायरेक्टली वैल्यू लिखी गई डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल ये है, फाइनल माइनस इनिशियल ये है। अगर आपको ये समझ में आता है तो इनकी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 40 माइनस 3t² by 2 का होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस 2t² का होल स्क्वायर। वो तो मैंने एस स्क्वायर लिख रखा है, अगर हम एस लिखेंगे तो अंडर रूट भी लगाएंगे। अच्छा, अगर हमको एस को मिनिमाइज करना है, अपना पर्पस क्या है कि एस मिनिमम होना चाहिए, सेपरेशन मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एस स्क्वायर भी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। अगर जब एस इज ए डिस्टेंस, राइट, अगर कोई नंबर हमारा मिनिमम है तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम ही आता है। तो हम अंडर रूट को अवॉइड कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू हमको मिनिमम चाहिए, और हम पता करना चाहेंगे ये वैल्यू किस वैल्यू के लिए मिनिमम आती है, टी के लिए। तो वहां से टी मिलेगा, टी को वापस पे डंप करेंगे तो फिर एस की वैल्यू मिल जाएगी। और हम चेक करना चाहेंगे कि एस की वैल्यू क्या हमारी 4 मीटर आती है। तो ये हमारा ग्राउंड का फ्रेमवर्क होगा, ग्राउंड की तरह से वर्किंग होगी। ग्राउंड के से देखोगे तो ए आपको स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, बी आपको स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, दोनों स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहे हैं। निकालते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं, तो पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे आएगा 2 टाइम्स 40 माइनस 3t² by 2, और चेन रूल लगाओगे तो चेन रूल के हिसाब से आपको मिलेगा -3/2 इंटू 2t। डिफरेंशिएशन भी आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। प्लस दूसरा टर्म आएगा 2 टाइम्स 60 माइनस ट्वाइस t², और फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो -2 इंटू 2t आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, बट यस, अगर आप रिलेटिव यूज करोगे तो थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, दैट्स ऑल। आप चाहोगे कि इसको 0 क्लेम किया जाए, कर देते हैं।
जब इसको 0 क्लेम करोगे तो आपको कुछ वैल्यूज पता चलेंगे। लेट्स फर्दर सिंप्लीफाई। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया था, ये 6 बन रहा होगा और आ रहा है 40 माइनस 3t² by 2। एक माइनस भी आया था और एक t भी आ रहा होगा। यहाँ पर भी एक माइनस प्रिवेल करेगा, 2 2 4 2 8 हो जाएगा और 60 माइनस 2t² इंटू टी इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, t 0 होगा नहीं तो t को हम कैंसिल कर सकते हैं और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब चाहो तो -2 से भी डिवाइड कर दो तो ये बनेगा 3 टाइम्स 40 माइनस 3t² by 2 प्लस 2 से अगर कैंसिल किया गया होगा तो ये 4 बचा होगा। 60 माइनस 2t² इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफिकेशन आप करोगे तो आपको कुछ और वैल्यूज मिलेंगी, जैसे ये 120 आ जाएगा, -9/2t² बनेगा, प्लस 240 आ जाएगा, 8t² आएगा इक्वल टू 0। ये आपको टाइम डायरेक्टली दे देगा या फिर टाइम की वैल्यू पहले देगा। 8 प्लस 9/2 t² एक साथ आएगा और ये 360 बन जाएगा। आप यहाँ से t² की वैल्यू बारो कर लीजिए, तो यहाँ से t² की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? t² की वैल्यू आपको मिल जाएगी, इसको जब सेटल करोगे 16 25, राइट? तो 2 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो, ये t² की वैल्यू होगी। तो इसको आप लिख सकते हो 720 डिवाइड बाई 25। अब आप t² की वैल्यू वापस इस पे रखो और जब इस पे वापस रखोगे फिर उसका अंडर रूट लोगे तो आपको s की वैल्यू पता चल जाएगी। इतना आप क्रॉस चेक कर सकते हो। पुट द t बैक एंड फाइंड s and you can check whether your answer is matching from the earlier way that we have tried. इससे आपको ये टाइम पता चल गया कितने टाइम के बाद उनका सेपरेशन मिनिमम होने वाला है। तो वो टाइम यहाँ से स्क्वायर रूट लगाओ, टाइम पता चल जाएगा और फिर आपको उसी टाइम की वैल्यू को प्लेस कर देना है। तो उससे एक्स ए की लोकेशन पता चल जाएगी, एक्स डेस बी का ये डिस्प्लेसमेंट्स पता चल जाएंगे, तो लोकेशंस भी पता चल जाएंगी। तो ये ग्राउंड से वर्किंग होगी। तो हम ग्राउंड से भी वर्क कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम से वर्क कर रहे हो। आंसर आपका दोनों फ्रेम में सेम आता है। कॉपी कर लीजिए और एटलीस्ट आप आइडिया पे कॉपी कीजिए। कैलकुलेशन तो आप बाद में भी कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। आपने कुछ लिखा, मैं पढ़ लेता हूँ। इफ दे रीच इन द ओरिजिन 0, वो हो गया। सिमिलर ट्रायंगल मेथड हो गया। आई कंपोनेंट शुड बी 3t² by 2 minus 40 and j कंपोनेंट इज दिस। हाँ, वो कंपोनेंट आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकाला हुआ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट्स है और ये कंपोनेंट्स है। वही कंपोनेंट आप बता रहे हो। आप इसका माइनस वर्जन बता रहे हो क्योंकि आप इधर नेगेटिव डायरेक्शन में यूज कर रहे हो और सिंस स्क्वायर रहेगा तो माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से वो इसको आप पढ़ सकते हो 3t² by 2 माइनस 40 एज अ एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट पढ़ना है तो इस तरह से आप देख सकते हो। और आंसर इज 4 मीटर और 16/3। अब देखो कि आंसर आपका क्या निकल के आया था, 4 मीटर। ये आंसर है। ये 20/3 BD की डिस्टेंस थी। BD इज नॉट मिनिमम। BD हम लोग इंटरमीडिएट निकाला था, BC निकालना था अपना। ओके, सो ये अपना ग्राउंड का फ्रेम है। तो जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें दो पार्टिकल चल रहे हो तो आप हमेशा एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट पे जा सकते हो, दूसरे का पाथ पता कर सकते हो। तो कोई आपसे पूछता है बी को ए किस तरह के पाथ पे जाता नजर आता है, बोलोगे स्ट्रेट लाइन पे। ए को बी किस तरह के पाथ पे जाता हुआ नजर आता है, स्ट्रेट लाइन पे। ए किस तरह के पाथ पे चलता है, स्ट्रेट लाइन पे। बी किस पे चलता है, स्ट्रेट लाइन पे। तो जब मैं किसी का फ्रेम नहीं बोलता हूँ, इसका मतलब वो ग्राउंड के फ्रेम में बात हुई है। मेकिंग सेंस? अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात। एक बार इसको वेरीफाई कर लो, 2 मिनट लगेगा। किसी ने वेरीफाई किया कि इसका वही आंसर आ रहा है। बहुत आसान है। t² को डायरेक्टली यहाँ पे रखने की जरूरत है।
और कुछ डिवाइड करनी है। आप चाहो तो इसको कुछ थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 5 से कैंसिल भी हो जाएगा और उसके बाद अपने को आंसर्स आएंगे। ओके, सो रिलेटिव मोशन में आपको कई तरह के इक्वेशंस मिलेंगे। जब कभी कोई इक्वेशन मिलेगा तो आपको क्या करना है कि वो क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलेगा कि आपको रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, आप रिलेटिव वेलोसिटी बताइए। कई बार ऐसा पूछेगा रिलेटिव वेलोसिटी बताइए, अगर नहीं भी पूछता है तो भी हम उसको रिलेटिव मोशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी देखना है और उसको फिर हैंडल करना है। एक जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल क्विकली कर लेते हैं। ऐसा आपसे पूछता है, इफ पोजीशन of two particles moving along x-axis are given as, let's say x1 की वैल्यू आपको दी जा रही है 2t + 3 और x2 की वैल्यू दी जा रही है कुछ t² + 2t + 6 और 5 मीटर। कुछ ऐसा आपको रिलेशन दे दिया गया। दैट मीन्स किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर फर्स्ट पार्टिकल की लोकेशन पता है, सेकंड पार्टिकल की लोकेशन पता है, और फिर आपसे पूछता है कि बताइए उनके बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा। जनरली ऐसे केस में मिनिमम सेपरेशन ही पूछेगा। सो फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम, या फिर ऐसा पूछ सकता है फाइंड मिनिमम रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी बताइए, कुछ ऐसा पूछ करके। तो कई तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। जब मिनिमम सेपरेशन बताना है, मतलब एक का दूसरे के बीच में कितना डिस्टेंस है ये बताना है, तो आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर हमको पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 लिखना पड़ता है। एक्स डायरेक्शन में है तो इसको बोलेंगे रिलेटिव, दैट मींस एक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज गोइंग टू बी x2 माइनस x1। ये रिलेटिव सेपरेशन हो गया। और इसके बाद आप देखोगे कि x2 की वैल्यू कितनी आ जा रही है, t² + 2t + 5। x1 कितना दिया गया, 2t + 3। सो ये कितना बन जा रहा है अपने पास, ये बन जा रहा है t² + 2 x2, 1। और आपसे पूछता है कि इसके मिनिमम सेपरेशन बताना है, तो मिनिमम सेपरेशन के लिए आप क्या करोगे, अब इसको मिनिमाइज करना चाहोगे तो आप लिखोगे फॉर x2, 1 टू मिनिमम, और बेसिकली आपको यहीं से निकाल सकते हो फॉर दिस टू बी मिनिमम। अब रूल फॉलो करते हो तो रूल के हिसाब से चलो कि इसकी जो dt कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2t मिलेगा, 0 इसके अंदर t कितना होना चाहिए, 0। और वैसे भी यहाँ से कह सकते हो क्या कि t की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, t² पॉजिटिव होता है तो मिनिमम 0 हो सकता है। इसका मतलब है x2, 1, दैट मीन्स रिलेटिव सेपरेशन मिनिमम कितना जा रहा है, t 0 हो जाएगी तब 2 मीटर के बराबर हो जाएगा। 2 इज द करेक्ट आंसर। सो पॉइंट इज कि हमारे पास एक लॉजिक है। अगर हमको दो पार्टिकल्स दिए जाएंगे या दो बॉडीज दी जाएंगी तो हम एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे, उनके बीच का सेपरेशन निकाल सकते हैं। अगर आपसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछता है तो इसी को डिफरेंशिएट कर दो, रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगा। 2t के आसपास 2t उसकी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। और रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, तो रिलेटिव निकाल करके उसका हम वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन सब निकाल सकते हैं। आप वैसे क्वेश्चंस करते होगे कि एक बंदा है, एक पर्सन है और एक बस है आगे, और वो बस पर्सन पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहा है, फिर बस एक्सेलरेट करने लगता है, तो बताइए कब कैच कर पाएगा, कब नहीं कर पाएगा। वो सारे क्वेश्चन रिलेटिव से हो जाएंगे। आप बस का फ्रेम ले लो, बस खड़ा हो जाएगा, बस का एक्सेलरेशन वेलोसिटी जो भी है रिवर्स करके दे दो, पर्सन को सॉल्व कर लो, और मिलने का मतलब हुआ उनके बीच का गैप 0 करने का। आपने बोला था एक क्लास में कि सर वो एक पुलिस और थेफ्ट वाली कहानी होती है जिसमें वो चेस कर रहा होता है, एससी वर्मा में क्वेश्चन है और कई जगह मिलेगा, तो क्या करना है। तो पॉइंट इसकी लाइक अगर पुलिस के रिस्पेक्ट में वर्क करोगे तो थीफ पुलिस की तरफ आ जाएगा,
अगर कैच करना है थीप के रिस्पेक्ट में करोगे तो पुलिस की वेलोसिटी ऐसी आएगी वो थीप तक पहुंच जाएगा और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सब में हम रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। और अगर आप रिलेटिव मोशन का नहीं लगाना चाहते तो ग्राउंड से वर्क कर सकते हो, वो आपके पास हमेशा ओपन है। और इस केस में 2 मीटर अपना मिनिमम आ जाता है। और ये मिनिमम 2 कैसे आ गया, बहुत कॉमन सेंस है, क्योंकि इसकी देखो वेलोसिटी क्या आ रही है, इसके पास जो वेलोसिटी है अगर आप v1 निकालोगे तो 2 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 2t+2 है। तो इसका मतलब सेकेंड की जो वेलोसिटी है वो बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, है ना। और फर्स्ट के पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता रहेगा। मिनिमम गैप कब कितना होगा, मिनिमम गैप अपना वही होगा जो इनिशियली रहा होगा। उसके बाद हमेशा 2 लीड करेगा, फर्स्ट लैग करेगा, तो गैप बढ़ेगा। करेक्ट। आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा, तो क्या बता सकते हो मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा? Any answer for maximum separation in this question? समझ में आ गया होगा कि दूसरा वाला पार्टिकल है वो हमेशा लीड लेता रहेगा। गुड, तो इनफाइनाइट उनके बीच का गैप हो जाएगा। तो जनरली वो इनफाइनाइट नहीं पूछेगा क्योंकि फाइनाइट चीजों को हम पढ़ते हैं, इसलिए आपसे मिनिमम पूछेगा, मिनिमम बता सकते हैं। पोजीशन रिलेटिवली निकाल सकते हो, वेलोसिटी रिलेटिवली निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन भी रिलेटिवली निकाल सकते हो। काइनेमेटिक्स में हम लोग पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर आने वाला है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें आप देखोगे कि हमको एक्सेलरेशन की बहुत जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हम रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकाला करेंगे। फिर वो सारे क्वेश्चंस आपने देखा होंगे कि अगर हम लिफ्ट में बैठे होते हैं तो हमारा वेट क्यों बढ़ जाता है, क्यों कम हो जाता है, वो सब हम रिलेटिव एक्सेलरेशन से मेजर करेंगे। क्योंकि जब आप लिफ्ट पर होते हो तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में आपका एक्सेलरेशन चल रहा होता है, जो कि ग्रेविटी के अलावा कुछ और भी हो जाता है। और स्यूडो फोर्सेस के जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं वो सब इसी से ओरिजिनेट होते हैं, और वो हम लोग एनएलएम में पढ़ने वाले हैं। काइनेमेटिक्स आपका एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड विद दिस काइनेमेटिक्स, वो काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किए। नंबर ऑफ लेक्चर्स 20+ लिए हैं, तो इनको आपको कंसोलिडेट करना है, रिटेन करना है, ये पर्पस है। टुमारो के लिए मैं बोलता हूँ कि कल आप डीपीपी सॉल्व करके आएंगे, और रिलेटिव मोशन के जितने भी तीनों डीपीपीस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको आप एज ए डाउट पूछ सकते हो जो भी आपसे नहीं हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग एनएलएम पे चलेंगे। तो अगर आपके पास कल कम टाइम बचता कम डाउट्स रहते हैं तो हम लोग कल भी एनएलएम को स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर पूरा क्लास का लेक्चर डाउट में आपने यूज कर लिया तो वो भी चलेगा। और फिर हम लोग ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, which will tell us why a motion takes place. So NLM will start either tomorrow or maybe on Tuesday, depending upon your number of doubts. Pseudo means false. Yeah, pseudo means virtual, false, or imaginary, something not existing, but something you can't feel it like. आपको जो डीपीपी सॉल्व करनी है वो आपको डीपीपी 1, 2, 3 में बता देता हूँ, इन केस अगर आप कुछ शॉर्ट में बोलना में थोड़ा सा इशू रहता है। सो रिलेटिव मोशन का डीपीपी 1 गया है, डीपीपी 2 गया है, डीपीपी 3 नहीं गया होगा तो मैं आज भेज देता हूँ। सो ये रिलेटिव मोशन के डीपीपी पढ़ने में प्रोजेक्टाइल के हम लोग कर चुके हैं, और अगर इसके बाद टाइम बचता है प्रोजेक्टाइल के जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे उनको भी डील कर लेंगे। तो पहला प्रायोरिटी होगा रिलेटिव मोशन का, उसके बाद अगर आपके डाउट प्रोजेक्टाइल मोशन के होते हैं तो वो भी डील कर लेंगे। अगर डीपीपी के अलावा भी डाउट है तो वो भी डील कर लेंगे, नॉट एन इश्यू। तो इसके बाद वो जनरल मोशन थी, 1D मोशन। तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड था। 1 डायमेंशनल मोशन, जिसको स्ट्रेट लाइन मोशन बोला गया था, प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन। सो पहले इसकी प्रायोरिटी रहेगी, फिर इसके बाद आप इसके डाउट पूछ सकते हो, बचे हुए इसके पूछ सकते हो। अगर सब हो जाएगा तो फिर एनएलएम। ओके।
Discussion of DPP3 of projectile motion is done. मेरे को याद नहीं, वो आपको पता होना चाहिए। और अगर डीपीपी कोई भी डाउट रहता है तो पहले रिलेटिव मोशन के डीपीपी के डाउट प्रायोरिटी पर रखे जाएंगे, फिर प्रोजेक्टाइल के, उसके बाद रेक्टिलिनियर मोशन के। Some questions of DPP2 of projectile motion and DPP3 are remaining. Okay, good. तो इसको कवर करने के बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को कवर कर लेंगे. So we will have entire lecture for that. और अगर उसके बावजूद भी आपके डाउट्स बचेंगे तो उसके लिए फिर हम लोग आगे का सेशन देखेंगे, प्लान कर लेंगे। जितना भी आप डाउट पूछोगे डीपीपी को सॉल्व करके, उतना आपको लर्निंग बढ़ेगी, बिलीव मी। केवल क्लास के लेक्चर से पार्शियल होता है, सॉल्विंग के साथ साथ कंप्लीट हो जाता है। सो इस ऑर्डर पर हम लोग कल हैंडल करेंगे। Okay, so that's done for the day. Any quick question if you have, you can ask. Otherwise, tomorrow we will discuss the DPP and kinematics will be over by practice and by concepts. Okay, if there's nothing to ask, so see you tomorrow. Have a good time.